हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं हमारे 15 मोर क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के सीएसआईआर नेट और गेट के लिए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहां पर मैंने ट्रिक्स भी डिस्कस की और उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट को और बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो के अंदर भी हम 15 मोर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सबके कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशंस भी करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स भी बताएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा 16वां क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, अब हमारा 16वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन कहता है द वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। एक हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हमारे पास में डिफाइन है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आर। एवरेज वैल्यू ऑफ आर की हमें बतानी है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को जब डील करना हो ना, तो काफी आसान चीजों को हम लोग सामने रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास में एक वेव फंक्शन दिया है जो कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का। यहां से हमें एवरेज वैल्यू पूछी गई आर की। अब आर एक्चुअल में क्या है? आर एक रेडियस है। रेडियस की एवरेज वैल्यू क्या होगी हमें वो डिनोट करनी और बड़ा आसान तरीका इसको सॉल्व करने का। देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। वही पुराना काम, हमारे नोट्स तैयार है, क्वेश्चन की ट्रिक्स तैयार है और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सिंपली हमें क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट आर पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सिंपली ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर आपको निकालनी है क्या, हाइड्रोजन एटम की एवरेज वैल्यू। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो सर, अब शुरू कर देते हैं। 0 से इंफिनिटी लिमिट रखेंगे आर, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। इस वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो अपने पास आएगा 1/5 पाई ए क्यूब और यहां आ जाएगा e की पावर माइनस 2r बाई ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, पाई से पाई कैंसल, हमारे पास बचा कितना, e की पावर माइनस 2r बाई ए, 0 से इंफिनिटी, आर स्क्वायर से आर क्यूब और 4 बाय ए क्यूब हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास में यहां पर एक इंटीग्रेशन आ चुका है। चलो अच्छी बात है, यहां पर हमने इतनी चीजें कर ली। चलो अब मैं यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपने स्टडी किया होगा। आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप इसको अभी हाईलाइट लगा के सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको लेंथी नहीं बनाना है, इसको छोटे में कर देना। तो जब इस तरीके का इंटीग्रल आपके सामने मौजूद हो तो पहले तो उसको एडजस्ट कर ले। एडजस्ट कैसे कर ले, कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आगे लिख ले और एक्सपोनेंशियल को पीछे लिख ले। ये वैसे जरूरी है ताकि हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। जब कभी भी आपके पास में 0 से इंफिनिटी क्या दी हो, लिमिट दी गई हो, ठीक है, और आपके पास x की पावर n e की पावर माइनस ax dx, इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास में कुछ दिया गया हो, इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास में कुछ दिया गया, देखो x की पावर, यहां x की जगह r आ गया, उसकी पावर 3 आ गई, ठीक है, e की पावर माइनस ax की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाई a आ जाएगा। चलो तो हम यहां पर सिंपली अप्लाई करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन a की पावर n प्लस 1। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बहुत आसान है। अब इसमें देखो भाई n बराबर तो अपने पास 3 आ गया, a बराबर अपने पास 2 बाई a आ गया, ये आएगा, उठा के रख दो वैल्यू। सो नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। फैक्टोरियल 3 अपॉन a की जगह 2 बाय a की पावर प्लस 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, यहां देखो ये 4 हो जाएगा, तो मतलब 2 की पावर 4 हो जाए हमारा 16, a की पावर 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा हम काटेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर यहां पर आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको यहां से मिटा देता हूं ताकि हमारे लिए चीजें और आसान हो जाए, ठीक है। बोर्ड की जगह कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है, ओके। तो अब हमारे पास यहां बचा था
4/a³ और इस इंटीग्रल की हमारी वैल्यू आ गई 6/16 इंटू a⁴। अच्छा इसको काटो, ये बचा a, ये कितनी बार, 4 बार, और यहां पर अब इसको काटेंगे तो देखो ये 2 और ये 3, 3/2a, यानी कि हमारी एवरेज वैल्यू किसकी, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की एवरेज वैल्यू R की आएगी 3/2a। समझ आया आपको? ओके चलो, अब सर ये तो बता दिया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो आ गया सामने, अब बताते हैं ट्रिक कि ट्रिक कैसे काम करती है। तो देखो जरा इस चीज को समझेंगे हम कि यहाँ पर ट्रिक्स एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स मिल जाती है और बन भी जाती है। देखो ट्रिक्स कुछ इस तरीके से काम करती है, अगर कभी भी आपके पास में, ठीक है, एक वेव फंक्शन दिया गया हो और उसमें आपको ऐसा कुछ पूछ ले तो आप सिंपली ये लगा दो n+2 की पावर फैक्टर, सॉरी ये 2, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में क्या है और ये कैसे वर्क करता है वो जरा समझते हैं। ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, देखो लिखा व्हेन यू सी अ वेव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ साई e⁻r/a, द इंटीग्रल फॉर r⁴n ऑलवेज सिंप्लीफाइड। अगर आपके पास कभी भी एक ऐसा वेव फंक्शन आ जाए जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल में 1/a दिख जाए, एक्सपोनेंशियल में 1/a दिख जाए, क्या दिख जाए, 1/a दिख जाए, तो आपको सिंपली ये टर्म लगा देनी, तो लगा दो। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है r की वैल्यू, सॉरी लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ r, ओके, तो वैल्यू ऑफ r, अच्छा इस r की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ n की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ r², तो यहाँ n की जगह 2 आ जाता, समझ गए। तो यहाँ पर 2/a⁴1 और यहां रखेंगे तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, इसको ऊपर भेजे, इसको ऊपर भेजा तो ये बनेगा a6, ये अपना कितना हो गया 2, और फैक्टोरियल 2 भी कितना होता है 2, ये कैंसल, आंसर आया 3/2a। तो ये ट्रिक आपके काम आती है अगर आपके पास में वेव फंक्शन के अंदर 1/a दिया गया हो। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, काम भी आएगी अगर इसको आप किसी ढंग की जगह नोट करके रख लो। तो पहले इसको जरा ढंग से देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो, एक यहां पर एक टिप, एक नोट है, इस नोट को जरा लिख ले, जैसा कि मैं आपको बताना भूल गया शुरू में कि इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीजें और सिंप्लीफाई करते जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में और चीजें क्या क्या हो सकती है और ये कहना क्या चाहता है। तो देखो एक्चुअल में क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एवरेज डिस्टेंस r इज ऑलवेज एग्जैक्टली 1.5 टाइम्स ऑफ बोर रेडियस। याद रखना कि किसी भी ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए जो एवरेज डिस्टेंस r होती है वो 1.5 टाइम्स ऑफ a हमारी यहां पर बोर रेडियस है, बोर रेडियस से कितनी होती है 1.5 टाइम्स होती है। तो ये आपका काम आ सकता है, अगर आपको यहां से r की वैल्यू दे दे और बोर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो सीधा 1.5 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आपसे बोले एवरेज वैल्यू, अगर आपके पास बोर रेडियस दी और आपसे एवरेज वैल्यू पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट है काफी अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पर भी टेक्स्ट चला दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। चलो तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मुझे इसको करवाना पड़ा, नहीं तो मैं इसको ट्रिक से ही करवाता। अब एक सवाल बच्चों के दिमाग के अंदर आता है कि सर आप कॉन्सेप्ट से क्यों करवाते हो, ट्रिक्स ही बता दिया करो, हमारा और आपका दोनों का टाइम बच जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच जाएगा, बट एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, ट्रिक्स नॉट ऑलवेज वर्क्स। ट्रिक्स हर जगह काम नहीं करती, ट्रिक्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही काम करती है, हर जगह काम थोड़ी कर सकती है। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास में अगला हमारा क्वेश्चन आया है, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल Vx is given by psi x equals to e⁻iota minus iota ax plus b, where a and b are constants. This means the potential Vx is of the form.
अब हमसे पूछा है कि भाई आपके पास में एक इस तरीके का वेव फंक्शन गिवन है, चलो मान लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई पोटेंशियल किस फॉर्म में होगा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, आप वो बता दो। तो देखो इस क्वेश्चन को टेकल करने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, और उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत अमेजिंग चीज। मैं हर चीज के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट करता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप सीधी सीधी वैल्यू, जैसे आप इस क्वेश्चन को, आप ये जो क्वेश्चन लिखा हो ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से भी, आराम से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, अच्छा 17वां क्वेश्चन है भाई, h का स्क्वायर 2m। सर को तो इक्वेशंस भी याद नहीं रहती और ये इक्वेशंस लिख के रखते हैं, ये मेरी आदत है। ये मेरी आदत इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है, इससे चीजें में गड़बड़ियां कम हो जाती, गड़बड़ियां कम हो जाती, इसलिए मैं लिख के रखता हूं, ठीक है। h का स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू वी साई एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू मैं बस बता रहा हूं, तक मैं इस मेथड से भी करवा सकता हूं और दूसरे मेथड से भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेथड है थोड़ा सा लेंथी, टाइम लगेगा, परेशानी भी होगी। एक छोटा मेथड और है, उससे भी हम करेंगे, लेकिन इस मेथड में कैसे करेंगे, अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट आ गया सर मुझे तो इसी मेथड से करना है, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना, डिफरेंशिएट, इसको डबल डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू को आप यहां रखोगे। जैसे ही आप उसकी वैल्यू को यहां पर रखोगे ना, तो आपके पास में Vx की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, e माइनस एच का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m। आपको कुछ नहीं करना, इसको डबल डेरिवेटिव करके यहां रखना, तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी। अच्छा ये वैल्यू ये कहना चाह रही है कि भाई एनर्जी तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, प्लैंक और ये भी कांस्टेंट रहेंगे, तो इसका मतलब Vx मेरा रहेगा क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब Vx कभी चेंज ही नहीं होगा, और जो चीज कांस्टेंट होती है उसको वैल्यू कितनी देती है, 0। Vx कभी चेंज ही नहीं होगा, Vx कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट्स मीन वो क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू देगा तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू देने पे पोटेंशियल 0 होता है। याद रखना, पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ही है कि वो 0 है, इसको भेजे के अंदर डाल लेना। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये कि वो 0 है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इस टर्म को जरा ढंग से देखो, एनर्जी कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोर रेडियस कांस्टेंट and the mass constant. If the each and every terms are constant in this statement, that's mean the potential is also constant, and the value of potential it will be 0. Okay? मैंने अपनी इंग्लिश को काफी सुधारने शुरू किया, काम कर रहा हूं इस पे, और धीरे धीरे और अच्छा कर लूंगा। तो सर ये तो था कॉन्सेप्ट से। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सिर्फ स्टेटमेंट दिया लिखा दिया, ये क्या करा। तो देखो मैं इसको इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे क्या यहां पर सॉल्व करने के टाइम को बचाना है, ताकि वीडियो कम लंबी हो। मैं आपको मेथड बता सकता हूं, नेविगेट करना बता सकता हूं, ताकि चीजें छोटी हो जाए और अच्छे से काम करें। अब अगर इसको सिंप्लीफाइड तरीके से करना होता है, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो ट्रिक, इन सारे स्टेटमेंट से बचने के लिए, इस सब माथापच्ची से बचने के लिए सिंपली एक चीज हमेशा याद रख लेना, मजा आएगा आपको। सर वो एक चीज क्या है, जरा वो चीज समझो, वो एक चीज क्या है। हमेशा x की पावर को डिनोट करना है, x की पावर को देखना है। क्या देखना है, x की पावर को। अगर आपके पास में एक वेव फंक्शन हो, अगर आपके पास में क्या हो, एक वेव फंक्शन गिवन हो, और उसमें आपसे पूछ ले कि भाई पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे रखी हो, इनफाइनाइट, e की पावर x स्क्वायर, 0 सब दे रखा हो, या फिर लिखा हो कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की जगह 0 आएगा, दोनों में से एक वैल्यू आपको चार ऑप्शंस में से मिलेगी। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर ये लीनियर वैल्यू आपके पास में गिवन हो, दैट्स मीन पोटेंशियल विल ऑलवेज 0, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। लीनियर वैल्यूज के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर वैल्यू दे देता है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये हो जाता क्वाड्रेटिक, और यहां पर जो हमारा पोटेंशियल आता ना, वो आता एक्स स्क्वायर की टर्म में, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स स्क्वायर के टर्म। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
नहीं समझ आया वापस सुन लो एक बार ढंग से। अगर आपके पास वेव फंक्शन दिया हो, उसके अंदर आयोटा होना कंपलसरी है, ठीक है, इस तरीके का कोई वेव फंक्शन हो और वहां पर आपके पास में x की वैल्यू लीनियर दे रखी हो, तो 100% बात है कि वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यहां मैंने 0 लिखा है, इसकी जगह कांस्टेंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ चार ऑप्शंस देखने, चार ऑप्शंस में जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा लगा दो टिक उस पे, आंसर। अब अगर पोटेंशियल, सॉरी यहां आयोटा लगाना भूल गया, इस फॉर्म में है, सॉरी वेव फंक्शन इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक, तो एक्चुअल में ये क्या होगा, आपको पोटेंशियल देगा क्वाड्रेटिक टर्म में। ये वेव फंक्शंस का नेचर होता है। और सबसे अच्छी बात ये हम मैथमेटिक्स में वैसे ही अप्लाई करती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये हम पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें एक्स की जितनी वैल्यूज होती है हमारे पास उतनी सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही है। तो इसलिए जब हमारे पास में यहाँ पर लीनियर वैल्यू दे रखी है तो पोटेंशियल एक्चुअल में लीनियरली एक ही टर्म पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर अगर लीनियरली एक ही टर्म पे डिपेंड कर रहा है दैट्स मीन पोटेंशियल विल नेवर चेंज, पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। समझ आया भाई? चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसलिए मैंने कहा ये सिंपल तरीका था, अच्छा से अच्छा, बहुत इजी। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो कोई बच्चा चाहता है तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करके जो मैंने अभी बी एक्स की टर्म में वैल्यू निकाली वहां पर भी देख सकते हो, हर चीज कांस्टेंट थी, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन। The wave function of a particle is given psi equals to c exponential minus x square sigma square, जहां लिमिट लाई करती है 0, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, where c and sigma are the constant, the probability of the finding a particle in the region 0x infinity। अच्छा एक चीज को जरा ढंग से देखना, मैं आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूं। वैसे तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन मैं एक मजेदार चीज भी बताने वाला हूं, जरा ढंग से देखना। अच्छा मुझे अभी मैंने एक बात की थी, ये वाली, ये वेव फंक्शन वाली, अब भी जस्ट बात की मैंने, जरा इस वेव फंक्शन को ढंग से देखो, ये कुछ इस तरीके से है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये x है, अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, -2। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, x की जगह -2 रखता। अगर मैं x स्क्वायर की जगह -2 रखता हूं तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं x स्क्वायर की जगह +2 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर हम जिसको बोलेंगे हमारी क्वांटम लैंग्वेज में इवन, हम इवन और ऑड फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो फंक्शंस जो माइनस साइन रखने पर चेंज ना हो, तो इवन ही आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा एक्स की किसी भी वैल्यू पे, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और सॉरी माइनस इंफिनिटी से एक्स और एक्स से इंफिनिटी में कहीं पर भी आप चले जाओ इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। बात समझ आई, समझ आई कुछ, क्योंकि x की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ये फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, दैट्स मीन ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। चल यहां तक तो हमें बात समझ आ गई, अब दूसरी बात आप क्या कहना चाहते थे जरा वो समझा। तो देखो दूसरी बात, क्वेश्चन में हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द गिवन रीजन, इस रीजन के अंदर पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को दर्शा दो, बता दो। चलो सर बता देते हैं, बड़ा आसान काम है इसको बताना, बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, काम तो बड़ा आसान है लेकिन वही वही चीजें, वही सब कुछ जो हमें वापस करना होगा, तो चलो कर देते हैं, आराम से कर देते हैं। तो देखो इस चीज को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर दूं। अगर किसी बच्चे ने क्वांटम मैकेनिक्स का मेरा बनाया वीडियो ढंग से देखा है तो उसको पता होगा कि इसको कहते हैं गाउसियन फंक्शन, ठीक है। इतना बोलने के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैल्यू निकालनी है, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। ये है गाउसियन फंक्शन।
और अब इसमें हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का सीधा हिसाब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब यहां पर होता क्या है। ठीक है, चलो तब हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर, वो भी आराम से। अब सबसे पहले मुझे अगर इस वेव फंक्शन को सॉल्व करना है तो बच्चों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो है ये सी को भी तो हटाना पड़ेगा। ये सी एक्चुअल में क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसको हटाना है तो इसको हटाओ सर। इसको हटाओगे कैसे? बड़ा आसान काम है, हम भी जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई का स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। बिल्कुल बात सही है सर। मतलब इसको यहां रखो, यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? सी स्क्वायर e की पावर माइनस 2x स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रखो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस 2x स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। चलो सर, अब यहां पर एक चीज जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है सर? वो बता दो आप, क्या जानने योग्य है? तो देखो सर, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कुछ चीजें हैं बहुत काम आएगी, मैंने लिख के रखी है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास e की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी हो, ये है, तो इसके आंसर आएगा रूट पाई बाय ए। इसी को कहते हैं गाउशियन। क्या कहते हैं? गाउशियन। क्योंकि ये गाउशियन फंक्शन से ही सॉल्व होगा, तो याद रखना ये चीज क्या है? गाउशियन फॉर्मूला है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास माइनस इनफाइनिटी से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी हो, एक वेव फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा हो, तो उसका आंसर हमेशा पाई बाय ए होता है। यानी ए की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। सर ए की वैल्यू यहाँ पर 2 सिग्मा स्क्वायर दे रखी है, तो रख दो यहाँ पर 2 सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब सी स्क्वायर रूट पाई बाय 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें तो सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई। सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ गई, सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ गई। चलो, अब हमारा अगला और फाइनल काम क्या काम है सर? वो बताओ। हमारा अगला और फाइनल काम क्या था? अरे सॉरी, इसको मैंने हटा दिया, वापस लिख दिया। हमारा अगला और फाइनल काम है, इस रेंज के अंदर हमें फाइंड आउट करना हमारा पार्टिकल। कर देते हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, अभी बताया, यही होता है, चाहे कितनी भी कर लो यही होता है। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डीएक्स रूट पाई बाय ए। अभी लिखा है हमने, अरे अभी जस्ट लिखा है ना। ओके, चलो। अच्छा, अब सर एक सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। तो देखो, एक बार मैं इसको इसी फॉर्म में रख देता हूं, इसी फॉर्म में रख दूं। कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है सर, इस फॉर्म में क्यों रख रहे हो? इस फॉर्म में क्यों रख रहे हो आप? क्या जरूरत पड़ गई आपको इस फॉर्म में रखने की? तो देखो भाई, इस फॉर्म में रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या जरूरत है सर? तो जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पर इसको चेंज करने पे तुले हुए हैं। देखो, या तो आप इसको रख के चेंज कर लो, या फिर मतलब मेरी बात कुछ इस तरीके से, कंफ्यूज ना हो, प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत हो। या तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाला फंक्शन लेके उसको चेंज कर लो, मतलब उसको दो पार्ट में तोड़ लो। एक होता है माइनस का इंफिनिटी टू जीरो, उसमें एक फंक्शन, और एक आएगा जीरो से इंफिनिटी, उसमें एक फंक्शन। इसमें जो वैल्यू आएगी और इसमें जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम ही तो रहेगी। मैंने अभी बताया ना, ये फंक्शन कभी चेंज होगा ही नहीं। अगर ये कभी चेंज ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये माइनस इंफिनिटी से जीरो में जो वैल्यू देगा वही जीरो से इंफिनिटी में देगा। या तो इसको ऐसे तोड़ लो, ठीक है, या इसको छोटे में कर लो। छोटे में कैसे? डायरेक्ट जीरो से इंफिनिटी में। ये दोनों चीजें बताना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तब मैंने ये दोनों ही अप्लाई किया, लेकिन फिर मैंने बाद में जाके मैंने जब नोटिस किया तो मैंने कहा ये डायरेक्ट इससे भी हो सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से, समझे? दो बार सॉल्व करना है, लेकिन जरूरी नहीं है, हम इसको एक बार में ही कर लेंगे। अरे यार, फिर से मिटा दिया। रूट पाई बाय ए। चलो, हमारा वेव फंक्शन ये वाला उठा के रखा, जीरो से इंफिनिटी सी स्क्वायर e की पावर माइनस 2x स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर dx। ठीक है सर, जरा इसको देखना, जरा इसको ढंग से देखना।
सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी सर, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू वो रही, सॉरी 2 सिग्मा स्क्वायर पाई 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 2x स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर dx। अब सर 0 से इंफिनिटी सिग्मा स्क्वायर dx की वैल्यू को फाइंड आउट करके बता दो। हार्ड पड़ेगा ये, इंटीग्रेशन बहुत हार्ड पड़ेगा। तो ये वाला लगा, लेकिन सर यहाँ पर तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से क्या है, इंफिनिटी है। तो क्या करेंगे, तो भाई आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ 1/2 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? जरा ढंग से देखना, मैथ्स के बच्चे हो आप लोग, तो इतना मुझे आप पे विश्वास है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हाँ या ना, चेंज कर सकता हूं भाई। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको मैं 0 से आगे 2 लगा के 0 से इन्फिनिटी में चेंज कर सकता हूं। तो इसको मैं इसमें भी तो चेंज कर सकता हूं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बिल्कुल सही बात बोली ना मैंने, बहुत अच्छी बात बोली। दैट्स व्हाई आई एम इंटेलिजेंट। मजाक कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बिकॉज आप लोग इन चीजों की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। तो 1/2 इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर पाई इंटू, इसकी वैल्यू तो कितनी निकली थी, π/2 सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो अभी निकाली थी ना हमने इस इंटीग्रेशन की, वो क्या थी, यही। अच्छा देखो ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना है 1/2, जिसका आंसर आएगा 0.5। याद रखना कि 0.5 आएगा, क्या आएगा 0.5। कैसे, कि भाई इस रीजन के अंदर 0 से इंफिनिटी के अंदर पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब ये तो था इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन लगाया, गॉसियन फॉर्मूला लगाया, वगैरह वगैरह सब लगाया। अब सर क्या करना है, मैं ये मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक बार आप खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पॉज करें और पीछे देखें, आपको पता चल जाएगा। अब अगर मुझे इसको ट्रिक से सॉल्व करना है तो आपको अगर ये ट्रिक से सॉल्व करना है ना, तो आप सीधा सीधा अपना बेल ग्राफ याद रखिए। बेल ग्राफ यानी कि जो गॉसियन ग्राफ है, जिसमें हमारे सेंटर पॉइंट पे आता है 0 और इस तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज और इस तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो माइनस का सिग्मा और प्लस का सिग्मा। जब कभी भी आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि भाई गॉसियन फंक्शन दे रखा हो और आपसे पूछे वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है पार्टिकल को फाइंड आउट करने की, तो याद रखिएगा नेगेटिव रीजन में भी 0.5 होती है और पॉजिटिव रीजन में भी 0.5 होती है, और इन दोनों को मिलाकर कितनी होती है 1। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो यही तो कहता है कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 ना, आता है 1 आता है। दैट्स मीन इधर भी 0.5 है, इधर भी 0.5 है, ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट और ये प्लस के इंफिनिटी तक एंड है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 18वां क्वेश्चन हमारा था। 2 मिनट मार्कर के अंदर पेट्रोल भर लेते हैं, मतलब हमारा इंक भर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब जरा हमारे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैसे क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मैंने जैसा शुरू में आपको बोला सिर्फ ट्रिक से बात नहीं बनती है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी होते हैं, ठीक है। और मुझे कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है ट्रिक्स से, लेकिन ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता हूं ताकि आप लोग मेरी वीडियो को देखो। जाहिर सी बात है लोग वीडियोस को कॉन्सेप्ट की वजह से कम, ट्रिक्स की वजह से ज्यादा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा उसको देखना। लिखा हुआ 2 ब्लैक बॉडीज रेडिएटेड एनर्जी एट द टेम्परेचर T1 एंड T2, जहां पर T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से ज्यादा है। The energy emitted per unit time, per unit solid angle, per unit surface area of a black body in the frequency or range V to V plus dV is given by the BV dV, B mu dV। इसको V भी बोले, म्यू बोल देना, फायदे में रहोगे, V बस बोल के म्यू बोल देना, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रहा है। Which one of the following graph is correct? एक्चुअल में यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो देखो मैं चारों ग्राफ्स बना रहा हूं, जरा उसको ढंग से देखिएगा। एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, ठीक है। इसमें दे रखा T2 और ये T1,
फिर हमारा बी, इसमें हमारा ये वाला ग्राफ, एक ये एक ये, ठीक है, एक हमारा ये वाला ग्राफ, सॉरी, ये थोड़ा ग्राफ में मुझे बनाने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियो को ढंग से देखें। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। चलो, थोड़ा ग्राफ थोड़े टेढ़े वाके बन गए, बाकी ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको स्लाइटली कर देता हूं। चलो, अब एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से ही बात करते हैं। हमसे पूछा भाई कौन सा ग्राफ करेक्ट है अगर हमारा T1 बड़ा है T2 से और V2 बड़ा है V प्लस DV से। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको सिंपली एक लॉजिक बताऊंगा, उससे आप लोग कर लेना, फायदे में रहोगे। यहां पर दो लॉ काम करते हैं, प्लैंक के और उसके क्या नाम है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने का एक तरीका बता सकता हूं जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपके ऑप्शंस की संख्याओं को कम कर देगा, मतलब ऑप्शन की संख्याओं को कम कर देगा। जरा इस स्टेटमेंट को देखिए, T1 और T2, मतलब T1 ग्रेटर है T2 का, इसका मतलब T1 का ग्राफ ज्यादा ऊंचा होगा T2 से। तो दोनों देखो, चार ग्राफ है, चारों ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर T1 ज्यादा बड़ा है? तो देखो C और D है, यानी कि ये दो ग्राफ तो काम में नहीं आएंगे। पहला झंझट तो यही खत्म, 50% झंझट तो यही खत्म हो चुका है। मतलब ये मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं, पहचानने का क्या बता रहा हूं, तरीका। चलो ठीक है, अब यहां पर दो हमारे ऑप्शंस तो खत्म हो गए। अब सर अलग और बता दो, क्या बताओगे? अब अगर हम यह बात करें तो हम ये भी बोलेंगे कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपको याद रखना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो टेम्परेचर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगी वो टेम्परेचर से क्या होगी, तो सॉरी अप्रोक्स प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होगी। अब टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, जरा वो समझते हैं। टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होने का मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट में ध्यान रखना। टेम्परेचर और ये क्या नाम है, तो और फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, मतलब अगर आप टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी भी उसके रिस्पेक्ट में उतनी ही बढ़ेगी जितनी 1 सेल्सियस के रिस्पेक्ट में बढ़ती है। फिर आप 2 सेल्सियस करते हो तो फिर से प्रोपोर्शनल में, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ेगी। अब जरा इन दोनों ग्राफ्स को ढंग से देखो, ऐसी क्या कौन सा ग्राफ है जहां पर फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है? ध्यान रखना, ये टेम्परेचर की तब में बात हो रही है यहां पर, किस तरीके से, तो जरा ढंग से देखो। यहां पर तो ग्राफ के अंदर T2 देखो ऐसे बढ़ा 0 से, और यहां पर T1 बढ़ना स्टार्ट हुआ यहां से। तो इसका मतलब देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक कर रहा है, यहां प्रोपोर्शनलिटी काम नहीं कर रही। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है शुरू से, जीरो से ही वो एकदम ऐसे साथ में बढ़ना स्टार्ट हो। ये 0 है, सॉरी मैं 0 लिखना भूल गया। तो जरा ये देखो, इस ग्राफ में प्रोपोर्शनलिटी कहां से, इस ग्राफ में ये T1 बढ़ना कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से T1 बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी यहां पर प्रोपोर्शनल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिरे से नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी यहां काम कर रही है, देखो 0 के साथ में से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा बिल्कुल सही है। अब सर आपने यहां पर इतनी चीजें बोली, हमारे कुछ समझ में नहीं आई, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा सच में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आते हैं, उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूं। जो जो बातें क्वेश्चन में बोली होती है ना, उसको फॉलो करते चलो। पहले देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, T1 बड़ा है T2 से, तो मुझे यहाँ अंदाजा हो गया कि जो मेरा T1 का ग्राफ होगा वो T2 से ज्यादा होगा। तो फिर मैंने देखा इन चारों ग्राफ में से T1 कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो देखा भाई इन दोनों में ही T1 का ग्राफ सबसे ऊपर है, यानी पीक पर है, इन दोनों में नहीं, तो ये दोनों ग्राफ तो मेरे वैसे ही कैंसिल हो गए, बात ही खत्म। फिर मुझे याद आया कि भाई मेरा जो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल में होता है। प्रोपोर्शनल में फिर मैंने ग्राफ्स को चेक किया,
मैंने देखा भाई ये तो प्रोपोर्शनल में बढ़ नहीं रहा, T1 मेरा प्रोपोर्शनल में बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहां पर T1 T2 दोनों प्रोपोर्शनल में ही बढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने इसको टिक कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बताया मैंने। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इन चीजों को जरा ढंग से देखा करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काम आता है। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला है, बहुत अच्छी चीजें पूछी है। बोला है लेट n equals to b dagger p, where the operator b satisfy the relation b dagger plus b dagger b equals to 1 और b स्क्वायर b dagger का स्क्वायर 0। द आइगन वैल्यूज ऑफ n, आइगन वैल्यूज n की आइगन वैल्यूज बता दो। तो n की आइगन वैल्यूज बतानी है ना, तो बड़ा आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखो याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो घबराना मत, सिंपली एक चीज यूज कर लेना। जब भी ऐसे ऑपरेटर्स के आइगन वैल्यूज पूछता है ना, तो इसका मतलब होता है आपको उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो देखो क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो b बार b डॉट b डैगर b ऑपरेटर, ये आएगा, ये b डैगर है। ठीक है, चलो अब जरा इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस b डैगर b लिख सकता हूं ना। लेट पुट दिस, कैसे पुट करोगे सर, तो देखो ये रहा, इसकी जगह रख दो, ठीक है। सो n स्क्वायर, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये b डैगर b, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे, b डैगर b डैगर b b। अच्छा देखो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, b डैगर b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, बात ही खत्म। चलो सर, और इसकी वैल्यू तो अभी हमने लिखी है कितनी, n है, तो ये n आ गया। अच्छा अब इस n को, अब मैं यहाँ पर इसको आसान बना देता हूँ, तो इसके लिए मैं n स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा 0। अच्छा इसमें से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो बचेगा था n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो आंसर आएगा 0 और 1। तो यहाँ पर n की मेरे पास दो वैल्यू आई, एक आई 0 और एक 1, मतलब ये मेरी दो आइगन वैल्यूज मुझे मिली है। क्या मिली है मुझे, आइगन वैल्यूज। कुछ बुक्स के अंदर अगर आप जब सॉल्व करने जाओगे या इंटरनेट पर आप देखोगे, गूगल वगैरह चैट जीपीटी वगैरह से, तो आप वहां पर देखोगे इसको लेमड़ा की टर्म में लिखा है। तो एक्चुअल में लेमड़ा की टर्म आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट अच्छे से करती है, इसलिए वहां लेमड़ा की टर्म में बात बोली है। आप एन की टर्म में बोले तो भी बात तो वही है। ठीक है, चलो तो आप इसको अच्छे से देख ले मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ओके चलो, ये चीजें हैं देखने लायक, बाकी पीछे वाले क्वेश्चंस को इतना देखने की जरूरत ही नहीं थी, उसको तो आप खुद सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत अच्छी बात बोली गई है। बोला गया ना, ऑपरेटर हैज अ टू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस। पहले मैं वेव फंक्शंस लिख लेता हूं, और मैं इसको बहुत जल्दी नहीं बताऊंगा, बड़ी आसानी से बता दूंगा। मतलब यहां पर आपको पेन उठाना ही नहीं है, अगर आपने यहां पेन उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, उल्टा आप लोग कर सकते हो। क्या, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, ठीक है। चलो अच्छा चलो, क्वेश्चन तो बड़ा ही नहीं। एन ऑपरेटर ए हैज टू नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स psi1 and psi2 with the eigen values a1 and a2 respectively. Okay, operator b has a two eigen state phi1 and phi2 with the eigen values b1 and b2. psi1s and phi-s are related by these wave functions. Okay, observable a is measured and the value a2 is obtained. Okay, what is the state of the system immediately after the measurement? क्वेश्चन में बोला है कि भाई जब आप ऑब्जर्वेबल ए को, सॉरी ऑपरेटर ए को मेजर करते हो तो आपको A2 आइगन वैल्यू मिलती है। अब मेजर कैसे करते हैं सर, मेजरमेंट का तरीका कैसे होता है, तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेबल की वीडियो के अंदर
कंप्लीटली बताया हुआ है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल को मेजरमेंट कैसे करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, जाकर उसको देखें। और अगर नहीं पता तो सिंपली इसको देखें। देखो यहां मैंने बोला कि सर पेन उठाने की जरूरत नहीं। देखो ऑपरेटर ए है ना, साइवन स्टेट पर ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू जो एक की निकलेगी, A2 की निकलेगी, वो हमारे साइवन से निकलेगी। बिल्कुल बात सही है, साइवन से निकलेगी। दैट्स मीन साइवन हमारा नॉर्मलाइज हो चुका होगा वहां पे। जब साइवन नॉर्मलाइज हो चुका होगा तो इसका मतलब अब कौन सा वेव फंक्शन हमारे पास बच गया है? साई2। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अगर आप ऑपरेटर ए को ऑब्जर्व करते हो तो आपको A2 की वैल्यू मिलती है, A2 आइगन वैल्यू। और A2 आइगन वैल्यू हमें मिलेगी किससे? साइवन स्टेट से। मतलब साइवन को मेजर करने पर हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म होगी। लेकिन जब आपने साइवन को मेजर करोगे ना तो उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है। जैसे ही आपने नॉर्मलाइज किया आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब कौन सा वेव फंक्शन बच गया जो नॉर्मलाइज नहीं है, या फिर कौन सा वेव फंक्शन बच गया जिसको अभी तक मेजर नहीं किया, या फिर कौन सी स्टेट बच गई है जो अब खाली पड़ी है? ये तीनों बातें मैंने आपके सामने बोली। सिंपली हम क्या कहेंगे? साइड टू स्टेट। और ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो याद रखिएगा जिस किसी भी स्टेट को आप मेजर करते हो, जब कभी भी आप मेजर करते हो तो एक चीज आपके भेजे में हमेशा होनी चाहिए, जिसको भी आप मेजर करते हो ना वो कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब वो नॉर्मलाइज होकर ही मेजर होता है। फिर उसके बाद उसको वापस मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अगली स्टेट पे आना पड़ता है। तो अगली स्टेट क्या है? साइड टू। तो इसका मतलब ऑप्शन में भी कितना आएगा? साइड टू आएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये चीजें दिखती डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। मतलब इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक लाइन में दो जने खड़े, अगला वाला फ्री होगा तभी तो पहले वाले का नंबर आएगा। बात सही है? मतलब पहला नंबर अगर अपना काम करके लाइन में फ्री हो गया तो भी तो नेक्स्ट वाले का नंबर आएगा, तो नेक्स्ट वाले का नंबर आ गया। यही बात है, साइवन स्टेट पे हमने काम करके A2 आइगन वैल्यूज निकाल ली, तो बची कौन सी? यही स्टेट, इसी से निकालेंगे। सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। 21 क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और नहीं पड़ी। लेकिन अगला क्वेश्चन जो इसी से रिलेट करता है उसमें पेन, पेंसिल, कागज सब कुछ उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन द अबव क्वेश्चन ऑब्जर्वेबल बी इज नेक्स्ट मेजर्ड आफ्टर गेटिंग A2। देखा अगले क्वेश्चन में ये बात क्या बोली? इफ ऑब्जर्वेबल बी इज द नेक्स्ट मेजर आफ्टर गेटिंग A2। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा? A2 के बाद में हम किसे मेजर करेंगे? तो साई2 आया था, बिल्कुल आया ना। अच्छा सॉरी, मैंने वेव फंक्शन हटा दिए, अपनी मार्कर की इंक मैं ही खत्म करूंगा वैसे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, नए हो, नहीं नए हो, ठीक है, न्यू हो। और अगर और भी अच्छी लग गई हो वीडियो तो इसको क्या बोलते हैं उसको, शेयर करना। ये भी आपका ही काम है, मेरा काम तो है नहीं, मैं कितना शेयर करूंगा इसको करके, आपका काम। तो हमसे बोला था पहले क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जर्वेबल ए को आप मेजर कर लो तो आपको A2 आइगन वैल्यू मिलती है। हमने कहा यस सर, A2 आइगन वैल्यू मिलती है। फिर उसने पूछा था उसके बाद आपको कौन सी स्टेट को मेजर करना है, किसकी बात करेंगे? तो हमने कहा था साई2 की बात करेंगे। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन 22 में बोला गया जो दो वेव फंक्शन आपको दिए गए हैं, अगर उसमें ऑब्जर्वेबल बी को आप जब मेजर करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी B1 को फाइंड करने की? B1 को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बता दो। आराम से बता देंगे, आराम से। बताओ कैसे? देखो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधी सीधी चीज याद रखोगे। हमसे बोला है B1 को फाइंड करना, B1 को फाइंड करना। तो B1 को फाइंड करने के लिए phi1 चाहिए होगा, phi1 चाहिए होगा। तो याद रखना इसका एक ब्रा लेंगे और उसको ऑपरेट करा देंगे किस पर? साई2 पर। जिस भी स्टेट को मेजर करना होता है उसको आगे रखते हैं और जिस पे मेजर करना होता है उसको पीछे रखते हैं। यही मैंने ऑब्जर्वेबल्स में बताया था। चलो अभी मेजर कर लेंगे सर, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, अभी निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी, धम धम निकलेगी प्रोबेबिलिटी अभी देखो। ठीक है, वैसे मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा था लेकिन आप इसमें यही लिख दें, आप इसको पीवी की फॉर्म में लिखते हैं। वैसे इसमें भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं क्योंकि इनिशियल कैट फॉर्म में, बट इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में क्योंकि पी वर्ड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना। नाउ ऑपरेट दिस, सो phi1 will operate on this 4/5 phi1 minus 3/5
बाई 2। ठीक है, ये पूरा ऐसे ऑपरेट होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 4/5 5/1 5/1, ये 3/5 5/1 ये तो वैल्यू देगा 0, मेरा ब्रैकेट नोटेशन में ऑर्थोगोनल कंडीशन, ये मेरी देगा 1। तो मेरे पास कितनी है भाई 4/5। लेकिन आंसर अभी तक यही खत्म नहीं हुआ, आंसर अभी तक यही खत्म नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी वाला टर्म हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी तभी फाउंड हो सकती है जब आप अपनी स्टेट का क्या करें, स्क्वायर कर दे, यानी कि 4/5 का अब आपको करना होगा स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आया 16/25। याद रखेगा, प्रोबेबिलिटी तभी फाइंड आउट हो सकती है जब आप उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करना ना भूले, स्क्वायर जरूर करें। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता टोटल इवेंट गिवन इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मतलब ये होता है, यहाँ पर हम दो रीजन्स में बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स में और रियल के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो आपको समझ आ गया, B1 निकल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 16/25। अब आपसे कोई भी स्टेट पूछता था आप निकाल सकते थे। ये हो गया अपना मेजरमेंट, और इसी को कहते हैं मेजरमेंट करना, स्टेट्स को मेजर करना इसी को बोलते हैं। ये हमारे 22 क्वेश्चन समाप्ति की ओर। अब हमारा 23वां क्वेश्चन आ गया है। सॉरी फॉर द ग्लिच इन द वीडियो, कुछ परेशानी की वजह से वीडियो को थोड़ा बंद करना पड़ गया था। तो देखो वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है कंसीडर अ वेव फंक्शन इज गिवन बाय इन के स्पेस फाई के इक्वल्स टू, ये हमारे पास में के स्पेस के अंदर हमारा एक वेव फंक्शन दिया हुआ है जहां पर स्मॉल ए हमारा पॉजिटिव पैरामीटर है और ए हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो हमसे पूछा भाई अनसर्टेनिटी बता दो डेल एक्स में, पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछी हमसे। तो देखो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है ये, पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछी, इसका मतलब 1/2 डेल के। डेल के कितना होगा वो निकालना है। अब जरा इस चीज को ढंग से देखो, जरा इस चीज को ढंग से देखना, बहुत आराम से। अगर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहूं तो इसमें मुझे कुछ नहीं निकालना, पर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए बहुत। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हो तो आपको यहाँ पर एक फायदा जरूर मिल जाता है। वो क्या मिलता है, आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिल जाएगी। कैसे ज्योमेट्री मिलेगी वो देखो। आप इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 AQ। ओके, चलो यही मिलेगी। चलो मैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल ही देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे आधा काम करवाते हो। तो जरा ढंग से देखो, -a से a के बीच में होगा सब कुछ, जाहिर सी बात है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका आप लोगों को पता ही है, हम हमारे वेव फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा dk = 1। चलो अब a स्क्वायर को बाहर ले और इसकी लिमिट को चेंज करें, देन इट विल बी 0 to a 2a स्क्वायर a माइनस मोड ऑफ k का और स्क्वायर k = 1। अब यहां पर मोड ऑफ k की जगह हम क्या रखेंगे, देखो 0 से a के बीच में k हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो जैसे ही 0 से बड़ी होगी वैल्यू किसकी, k की, तो k हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब तक a की वैल्यू छोटी थी, जब तक k की वैल्यू a से छोटी थी, a से छोटी का मतलब है यहां पर माइनस की बात हो रही है, माइनस के अंदर थी, तब तक तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। लिमिट आपको पता ही है कि भाई मोड में लिमिट -a से a में होती है। तो अगर हम इसको तोड़े -a से 0 और 0 से a, ये मैथ्स का काम है इसलिए इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, तो आप लोगों को पता ही होगा। तब हम देखते हैं कि भाई -a के अंदर तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, अगर 0 से कम उसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव देगा, ये बात यहां पर भी लिखी हुई है। और 0 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव देगा, ये वैल्यू दे रखी है यहां पर, समझ आया? ठीक है, चलो ये मोड की टर्म में बात कर रहा हूं मैं, इसको मत देखना, नहीं तो कहोगे सर a से ज्यादा होने पर तो ये वैल्यू देखो, वो बात कर रहा है a से ज्यादा होने पर और हम बात कर रहे हैं a से कम होने पर। देखो 0 से a में भी a से कम ही है वैल्यू, इसीलिए मोड फंक्शन बहुत अच्छा होता है जो कि हमको लिमिट डिफाइन करने में हेल्प करता है। -a से 0 के बीच में वो हमेशा नेगेटिव देगा, फिक्स बात है, और 0 से a के बीच में वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जैसी वैल्यू a से ज्यादा हुई वो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा।
ये सारा हम जो है ये खेल जो आप देख रहे हो ये आप 11th के अंदर पढ़ चुके हो। कंटिन्यूटी के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर। तो आपको समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रहेगी, 0 से a के बीच में के हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब के पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब इस मोड का हटाओ तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a की वैल्यू जो मुझे यहाँ मिलेगी वो मिलेगी 3/2 a³। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये जो टर्म है ना, ये 3/2 a³, ये 3/2 a³ एक्चुअल में ये एक इस तरीके की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा वेव, ये स्टेट है, केफ है, ठीक है। और यहां इसकी 3/2 a³। ये हमारा बताता है इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट्स मीन यहां पर हर तरीके से ये जो साइके स्टेट है या साइके वेव फंक्शन जिसकी बात, सॉरी फाइके वेव फंक्शन है, ये इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। मतलब हर तरीके से देखने पर ये वैल्यू को सेम देगा। यहां पर समझ आ रही, यहां वैल्यू समझ आ रही, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। वैल्यू को क्या देगा, सेम देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको वापस ड्रॉ करूं यहां पर, क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिएगी, -a से a और 3/2 a³। तो जरा इस चीज को ढंग से देखो, -a से a में, ठीक है। तो -a से है ये तो k, ये k को तो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, -a से a। तो अगर आप इसको ढंग से देखो तो मेरा जो डेल के होगा वो क्या होगा, a - a, यही होगा। हमारा जो के होता है डेल के क्या होता है, डिफरेंस बताता है। तो डिफरेंस में पहले अपर लिमिट यानी कि ये और फिर लोअर लिमिट दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा 2a, यानी कि डेल के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। उसको उठाकर अगर मैं यहां रखूं यहां पर तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 2a, आंसर आएगा 1/4a। ये मेरी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बताता है। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ क्या आया होगा कुछ के नहीं आया होगा, कि सर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, आप सीधे सीधे ही कह देते कि भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो। तो देखो मैं सीधे सीधे शुरू में यही बात करने वाला था, लेकिन फिर मुझे पता चला मुझे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। आप जैसे ही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालते हो आपको पता चलता है यहाँ पर एक कोई ज्योमेट्री बन रही है, जो ज्योमेट्री एक्चुअल में एक हमारा जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर ये देखो, तो ये इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आप सर ये कैसे आपने रिलेट कर दिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, आपको कैसे पता चल गया। तो देखो मुझे जहां तक याद है, जहां तक मुझे याद है ना, कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता था एरिया का, ठीक है। अब यहाँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ आप लोग सही हो सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि उस फॉर्मूले की मदद से जब हम एरिया को कैलकुलेट करते थे तो वो शायद ये होता था √3/4a², शायद यही फॉर्मूला होता था। मुझे यहां पर ये बिल्कुल रिलेट होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल यहां पर रिलेट होता हुआ दिख रहा है एरिया का फॉर्मूला। √3 की कोई एक शायद ऐसे वैल्यू आ सकती जिससे कि ये और अच्छे से रिलेट हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर रिलेट होता हुआ दिख रहा है। अब सर आपकी बात बिल्कुल नॉनसेंस है, हो सकता है मेरी बात नॉनसेंस हो, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल मैं इसको किसी तरीके से कंडेम नहीं करूंगा। मेरा सोचने का तरीका यह है कि मुझे ये रिलेट होता हुआ दिखा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। हो सकता है आपका तरीका मुझसे बेटर हो, तो वो कमेंट के अंदर आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, जैसा मैं शुरू में करना चाह रहा था, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब कभी भी आपके पास में अनसर्टेनिटी के ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपके पास में वेव फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है अगर मोड फंक्शन दिया हुआ है तो वहां लिमिट डेफिनेटली -a से a होगी। उन दोनों का डिफरेंस निकाले, उसको यहां पर रखें इस फॉर्मूले में, डेल एक्स डेल के में, और सीधा सीधा वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लंबी क्या थोड़ी क्या बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसको छोटा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 24, इन क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम एन ऑब्जर्वेबल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर ए इफ साई इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम बट नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ ए। अगर साई एक स्टेट बताती है
लेकिन आइगन स्टेट नहीं है किसकी, ऑपरेटर की, देन क्वांटिटी आर इक्वल्स टू साई ए ये भी दिया हुआ है, सेटिस्फाइड द रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन लिखना जरूरी है। रिलेशन नंबर 1 ये है, रिलेशन नंबर 2 ये है, रिलेशन नंबर 3 ये है और रिलेशन नंबर 4 ये है। तो देखो इसको करने का तरीका बड़ा आसान है, इसको ज्यादा नहीं सोचना है, इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। ये अगर ढंग से देखो तो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस हमारा ये कहता है कि भाई है ये और इसका स्क्वायर, ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस कहता है। ठीक है, चलो अच्छा यहां पर इस तरीके से स्क्वायर लगा हुआ है क्या, ओके। हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस के अंदर स्क्वायर है और यहां बाहर है। ठीक है, चलो अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना होगा, कुछ स्टेटमेंट्स में यहां पर लिखा रहा हूं कि जो इनवेरियंस होता है ना, ठीक है, वेरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरियंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो स्क्वायर की टर्म है वो हमेशा 0 आएगी। ये बात तो फिक्स है कि डेल स्क्वायर ए की टर्म हमेशा क्या आएगी सर, 0 आएगी। बात ही खत्म कर दी आपने, तो डेल स्क्वायर ए की टर्म कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी कि ए कितना आएगा हमारे पास में, 0 आएगा। डेल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात आपकी सही है सर, डेल स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर एक टर्म अप्लाई करेंगे। वो कौन सी टर्म है वो जरा देख लो। अगर ए 0 आ रहा है, अगर ए 0 आ रहा है यहां पर, तो इसमें यहां रखेंगे वैल्यू, ध्यान रखना। ये अगर 0 है, ठीक है, ये अगर क्या है 0 है, या फिर इसको शायद मैं यहां कोई गड़बड़ कर रहा हूं, शायद मैंने यहां पर कोई तो गड़बड़ की है। ओके 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 सॉरी, ये रिलेशन तभी मैं को ये रिलेशन में ही गड़बड़ की। अगर ए की जगह मैं 0 रख दूं, अगर ए की जगह मैं 0 रखूं, ध्यान रखना क्वांटम मैकेनिक्स में ये ए एंड ए स्क्वायर का बहुत माथापच्ची है, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू देते हैं, ये बात याद रखना। तो ये वैल्यू 0 आएगी, तो ये बचा कितना एल, ये स्क्वायर बचा, यही बचा। इसके आगे मैं डेल लगा देता हूं, एक्सपेक्टेशन हटा के डेल लगा दिया। तो मेरी कंडीशन ये कहती है, अब मैंने अभी देखा है कि भाई डेल स्क्वायर ए कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ, इसका मतलब ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और ये नेगेटिव दे रहा है, पहले इसको नेगेटिव और इसको अच्छे से सिंपलीफाई करते हैं, इसको नेगेटिव रख लेते हैं। जरा इसको देखो, अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं तो ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट्स मीन ये हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, जो कि हमारे पहले वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सर इसमें आपने बहुत सी गड़बड़ियां की है समझाने में, तो उसको मैं सही कर देता हूं, प्लीज जरा उसको ढंग से देखिएगा। सबसे पहले ये इनवेरियंस रिलेशन लगाएंगे, ये कंडीशन याद रखिएगा कि भाई जो हमारा डेल ए स्क्वायर होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ए बराबर 0 होगा। तो ए बराबर 0 को जब आप यहां रखोगे तो ये आपकी वैल्यू यहां पर नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, यहां से मिलेगी। माइनस को इधर भेजा, इस कंडीशन को यहां पुट किया तो देखा भाई माइनस में आ रहा आंसर, तो ये हमेशा किस में रहेगा, 0 से कम, जो कि हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यही चीज मुझे बतानी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पे था और ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आई होप आपको समझ आएगा, देख लो इसको अच्छे से पॉज करके। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि ये मैं फटाफट कर दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन ही आपको बतानी है। क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में यहाँ पे बहुत अच्छा है, जरा उसको समझिएगा। हमारे क्वेश्चन में बोला गया पार्टिकल ऑफ एनर्जी मूव्स इन वन डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल Vx इफ E is greater than Vx
For some range of x, which of the following graphs can be represent bound state of wave function of particle? कौन सा ग्राफ है जो बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल के? तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपके पास में ये कंडीशन गिवन हो, इसका मतलब आपका जो वेव फंक्शन है या फिर आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल ही बोल लेना, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। जब कभी भी ये कंडीशन गिवन हो जहां पर एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा हो, तो इसका मतलब आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब वो ऐसे ऐसे वेव बना रहा है। तो यहां पर ये दो ऑप्शंस तो खत्म हो गए, बचे सिर्फ ये। चलो, अब क्वेश्चन ने यहां पर एक बात और बोली, उसने कहा फॉर सम रेंज ऑफ एक्स, यानी एक्स की किसी रेंज तक, मतलब आगे जाकर कहीं ना कहीं पर हमारा पार्टिकल रुक जाएगा, मतलब वो ऑक्सीलेट करना बंद कर देगा। ये तो ऑक्सीलेट करना बंद कर देगा, दैट्स मीन एक्स बराबर 0 पे। तो जरा इसको देखो, इस ग्राफ में तो पार्टिकल ऑक्सीलेट करना बंद किया ही नहीं, यानी कि अभी तक एक्स 0 पे वो पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब ये तो खत्म। इसके अंदर देखो, यहां पर आके ये रुक गया एक्स बराबर 0 पे। तो याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें, सीधा सीधा क्या लगा है? लॉजिक लगा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए आराम से। ओके, चलो 26वां क्वेश्चन है हमारा, अगला देखते हैं। 26वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 26वां क्वेश्चन में मैं आप ही को दूंगा ये करने के लिए, सॉल्व तो आप ही लोग करोगे ताकि हो जाएगा। A particle moving in the one dimension in the confined inside a rigid box located between x raised to minus 1 by 2, x equals to 1 by 2. If the particle is the ground state, पार्टिकल में हमारे पास में ग्राउंड स्टेट दे रखी है √2 by a cos pi x upon a. The quantum mechanical probability of its having momentum p is given by. हमें बतानी है मोमेंटम p की प्रोबेबिलिटी, इसकी मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो, आपको सिंपली एक वेव फंक्शन यूज करना है। जब भी आपके पास में पोजीशन की फॉर्म में वेव फंक्शन गिवन हो और आपसे अगर मोमेंटम पूछे, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/√2 पाई h कट। ये मैं पहले बता चुका हूं। लिमिट यहां पर -1/2 से a/2 से a/2 और साई x e की पावर आइटा px बाई h कट dx। ओके, चलो, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको पोजीशन के टर्म में वेव फंक्शन दिया हो और आपको मोमेंटम के टर्म में पूछे, तो सिंपली यहां पर वेव फंक्शन को पुट कर देना। ठीक है, चलो, तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना, a/2 से a/2 और यहां पर रखेंगे हमारा वेव फंक्शन √2 by a cos pi x by a e की पावर माइनस आयोटा px h कट dx। इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, आप ही लोग करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लो, तब आपको कुछ नहीं करना है, इस साई पी का स्क्वायर कर देना, आपके पास में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो अब इसका आंसर बहुत लंबा जाएगा और मेरे पास अभी वीडियो को और लंबा करने जितना टाइम नहीं है। नहीं तो आप ही लोग मुझे कमेंट में बहुत कुछ लिखोगे। ठीक है, इसका आंसर है cos p/2 h कट पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर p स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो निकाल लेना भाई इसको आराम से और सॉल्व कर देना, मजा आएगा। ये आपका आंसर है। 5p की वैल्यू निकालोगे, फिर 5p का स्क्वायर कर दोगे, आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो एक बार देख लो आराम से, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार इसको आराम से देख लो, नहीं तो नोट कर लेना आराम से। 26वां क्वेश्चन हो गया, अब 27वें पे आते हैं। 27वें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास में दो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिया गया है, इफ टू डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ टू ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर E1 0 1 और E2 0 1। वैसे ही दोनों साथ दिए हुए लेकिन अलग अलग है। ठीक है, एंड is transformed into another set of two orthogonal basis vector under a unitary transformation. The transformation matrix is given by. तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे होगा? देखो, ये कह रहा है कि जब इसका आप ट्रांसफॉर्म करते हो, तब आपके पास में एक दूसरी मैट्रिक्स मिलती है। वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 1/√2 आयोटा बाय √2 और 1/√2 और माइनस आयोटा बाय √2।
ये कह रहा है कि भाई वो मैट्रिक्स बता दो जो कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हो, यानी कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में काम आए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है उसको उठाओ, कौन सी है, सेकंड वाली मैट्रिक्स है, उसको उठाओ और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर दो, आयोटा बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 माइनस आयोटा बाय रूट 2। इसमें से 1 बाय रूट 2 को अगर आप कॉमन लेते हो, मैं इसको यहां पर u से लिख देता हूं, ठीक है। तो आपके पास बचता है भाई 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अगर आप इसका यूनिटरी मैट्रिक्स निकालते हो, देखो अगर आप इसका यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो, और सुनो मेरी बात, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो और अगर इसका कॉन्जुगेट और इसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आयोटा आ जाता है, यानी कि सॉरी यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है, तो इसका मतलब यही वो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है जो कि यूनिटरी वैल्यू देती है। समझ आया? बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। कैसे? तो देख लो, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो भी 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये बनेगा। ध्यान रखना कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक होता है ट्रांसपोज, एक होता है कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलते हैं। जैसे ये रो है, इसको हमने कॉलम बनाया, और ये रो है, इसको हमने कॉलम बनाया, तो ये आयोटा ऊपर गया और ये माइनस का रहा। कॉन्जुगेट, ये जो डैगर का मतलब है, डैगर, ये डैगर, इसमें क्या होता है, आयोटा के साइन भी चेंज हो जाते हैं। मतलब जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, ये वाला ट्रांसपोज लेते हो तो वो ये बनता है, ये ट्रांसपोज है, ये है ट्रांसपोज। लेकिन जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो इसका, तब आप 1 1 आयोटा माइनस आयोटा ऐसे नहीं लिखते, इन आयोटा के साइन भी चेंज कर देते। तो ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। याद रखना ये दो मेजर डिफरेंस है कि भाई कॉन्जुगेट अलग होता है और ट्रांसपोज अलग होता है, याद रखना। तो ये कॉन्जुगेट है। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि यू डैगर का, तो वो बनता है भाई 1 बाय रूट 2 1 1 आयोटा माइनस 1, तो वो देता आपको 1 0 0 1। इसका मतलब यही वो मैट्रिक्स है, यही वो मैट्रिक्स है जो आपको यूनिटरी वैल्यू दे रही है, ठीक है। लेकिन सर अगर हमें और ज्यादा कंफ्यूज होने से बचना है तो हमें क्या करना है, तो सिंपली बात बताता हूं, बहुत मजे की बात बताता हूं। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उनको आपस में ही मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उसका कॉन्जुगेट कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो। जो यूनिटरी मैट्रिक्स दे वही आपका ऑप्शन है, बात समझना, ठीक है। जो आपको यूनिटरी ऑप्शन देगा, यूनिटरी वैल्यू देगा, वही आपका ऑप्शन है। जैसे कि ये ना, मैंने जो इस क्वेश्चन को अभी आपको करवाया है, ये ऑप्शन में वहां पर दे रखा है, तो इसका मतलब ये वही मैट्रिक्स है। अगर आप इसका अभी कॉन्जुगेट करके करते हो तो यूनिटरी मैट्रिक्स दे रहा है। इसी तरीके से जब तक ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, सीधा सीधा जो ऑप्शन के जितने मैट्रिक्स है उनको कॉन्जुगेट कर कर चेक कर लो कि भाई वो यूनिटरी वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। A particle moving in a Coulomb potential and operator A commutes with the Hamiltonian of the system. The observable corresponding to A is. इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी सामने आ जाए कि जिसमें कुलाम पोटेंशियल की बात हो, तो आपको 4 चीजें याद रखनी है कि वहां पर क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है पोजीशन, ठीक है। एक होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, एक होता है आपके पास लीनियर मोमेंटम और एक होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। ये 4 चीजें हमेशा होगी उस पार्टिकल के अंदर, और एक्चुअल में क्वेश्चन भी इन्हीं के अराउंड होता है। अब वो कह रहा है कि अगर ऑपरेटर ए हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करे तो हम जानते हैं कि भी इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर मोशन कांस्टेंट है। मोशन क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। यहां मैंने कुछ बातें लिखी है, वो भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है वो मैं बता दूं, जरा उस चीज को हम समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछना चाहता है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल में ये पूछता है कि इन चारों में से कौन सी चीजें जो चेंज नहीं होगी, कौन सी चीजें जो कभी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए मैंने इसके कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, वो स्टेटमेंट अभी मैं डिस्प्ले करा दूंगा। पहला स्टेटमेंट है,
A particle in a Coulomb potential, this means the particle moving under the influence of force that depends only on its distance from a center point. यानी कि अगर कोई कुलाम पोटेंशियल की बात करता है तो यहाँ पर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स से चल रहा होता है, जो कि सेंटर से डिस्टेंस पे बात करता है, सेंटर से डिस्टेंस से रिलेट करता है। इसका मतलब उसकी पोजीशन तो चेंज होती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप फोर्स लगाते रहोगे सेंटर से उसकी डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। दैट्स मीन पोजीशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, चेंज रहेगी, यानी कि पोजीशन कभी भी सेम नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, इफ एन ऑपरेटर कम्यूट्स विद इट्स हैमिल्टोनियन इट मींस दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट बाय द ऑपरेटर इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। अगर यहां पर कम्यूटेशन बोलता है इसका ए और एच का, दैट्स मीन वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। इसका मतलब है कि वहां पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमेशा चेंज होता रहेगा। चलो भाई ठीक है। इसके अलावा अगर ये दोनों अगर चेंज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता ही रहेगा, क्योंकि P इक्वल्स टू एम बी, आपने पढ़ा होगा P इक्वल्स टू एम बी। काइनेटिक एनर्जी भी V पे रिलेट करती है और लीनियर मोमेंटम भी V पे रिलेट करता है। बचा हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि द सेंट्रल फोर्स इज द कूलम्ब पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, क्योंकि जो कूलम्ब पोटेंशियल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। कूलम्ब पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, यानी कि जो मान लेते एक बॉल लेता हूं, बॉल के सेंटर से बॉल के सरफेस तक रेडियस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब है आप बॉल को चाहे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, किधर से भी देखो रेडियस तो हमेशा सेम ही रहेगी। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे बॉल को कैसे भी घुमा लो। इसलिए याद रखना एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल में यही पूछा है कि इसमें से कंजर्व क्या रहेगा। तो कूलम्ब पोटेंशियल के अंदर एक्चुअल में ये चार चीजें पूछी जाती है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन चारों में से किसको कांस्टेंट रख रहा है। तो हर बार आपको सिचुएशन देख के ही आंसर देना होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर एन एनजाइम ऑफ 100 आइडेंटिकल पार्टिकल whose wave function is given by 2 root 5 psi naught minus 1 by root 5 psi 1. If measurement are done, how many system will be found in the state psi 1? कितने सिस्टम फाइंड होंगे हमारे psi 1 स्टेट के अंदर, ये पूछा है। तो देखो हमारे पास जो एंजेबल्स है, एंजेबल को लिख लेता हूं मैं कैपिटल एन से, तो होगा हमारा 100। ठीक है सर, हमारी इस स्टेट पे पूछा है, इस स्टेट पे पूछा है तो कुछ मत करो, इस स्टेट पर पूछा है यानी कि मेजरमेंट बोल रहा है, तो आपको सबसे इसका मतलब है वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो अपना P1 स्टेट का, तो आएगा 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर, जो कि आंसर आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हाउ मेनी सिस्टम विल बी फाउंड। तो कुछ मत करना, इस प्रोबेबिलिटी को इस n से मल्टीप्लाई कर देना, तो सिस्टम के नंबर आ जाएंगे। तो 0.2 इंटू 100 आंसर आया 20। दैट्स मीन 20 ऐसे सिस्टम होंगे जहां पर ये psi 1 स्टेट आ सकती है। ठीक है, चलो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है, जरा उसको देखिए। टू आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग particles each of mass m and spin 1/2 are placed in one dimensional box of length L in the quantum mechanics. The lowest possible value of the total energy of these two particles is E0. If instead 4 such particles are introduced into the similar one dimensional box of length of 2L, then the lowest possible value of their total energy will be. ये थोड़ा इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। देखो कैसे हमसे बोला है कि दो पार्टिकल एक बॉक्स में है जिनकी लेंथ है 0 से L, दो पार्टिकल से, और ये दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये फर्मियंस है। क्या है, फर्मियंस। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये लिखना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अब मेरे पास दो ही पार्टिकल है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, सेम स्टेट में, यानी कि स्टेट 1 ही होगी, यानी कि n बराबर 1 होगा। n बराबर 1, लेकिन पार्टिकल कितने हैं, 2 है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने और भी चीजें बताई थी,
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, दो से कैंसल, एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर होगा, एच कट नहीं होगा, एच 4 ml स्क्वायर। यहां पर इसने बोला है कि इसकी एनर्जी जो ये दे रखी है, टोटल एनर्जी इन दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स की, उसको आप लिखो ई नॉट से, क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि इसके ऑप्शन में ई नॉट दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे ई नॉट से, मतलब ग्राउंड स्टेट की जो दो आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी एच स्क्वायर अपॉन 4 ml स्क्वायर। चलो, अब बोला गया है कि सिमिलरली अगर एक बॉक्स हो जिसकी लेंथ हो 0 से 12 और उसमें 4 पार्टिकल्स भरे हो, तो 4 पार्टिकल होंगे, इसका मतलब स्टेट कितनी होगी, 2 होगी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, याद रखना, अगर आपके पास पार्टिकल के नंबर इवन है तो आप उसको आधा कर दे, आपको स्टेट मिल जाएगी। तो 4 पार्टिकल, तो स्टेट कितनी होगी, 2, एक होगी n1 और एक होगी n2। चलो, इसका मतलब इवन के लिए निकालेंगे तो कितना होगा 1, तो एच स्क्वायर 8m, साथ ही साथ यहां रखेंगे 2l, क्योंकि बॉक्स की लंबाई कितनी है, 2l है, तो यहां रख दो ये, तो हमारे पास कितना आया भाई, एच स्क्वायर अपॉन 32 ml स्क्वायर। लेकिन पार्टिकल्स कितने हैं, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2h स्क्वायर। बात खत्म। चलो, उसी तरीके से अगर मैं n बराबर 2 के लिए निकालूंगा, दूसरी स्टेट के लिए, ये तो पहली स्टेट के लिए हो गया, n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 यानी कि n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 पार्टिकल है, इसका मतलब कितना हो गया 8, तो 8h स्क्वायर 32 ml स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को जोड़ें, E1 और E2 को, तो टोटल एनर्जी एक्चुअल में कितनी आ रही है हमारे पास, 10 एच स्क्वायर 32 ml स्क्वायर। इसको काटो तो हमारे पास कितना आएगा, 5 एच स्क्वायर 16 ml स्क्वायर। लेकिन अभी तक हमारा आंसर आया नहीं है, कैसे निकालेंगे सर, कुछ मत करना, इसको मैं लिख सकता हूं 5/4 एच स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, 4 ml स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा टोटल एनर्जी होगा 4/5 ई नॉट। तो ये एक्चुअल में हमें यहाँ पर पूछा है वो एक्चुअल में रिलेशन पूछा है दोनों स्टेट्स के अंदर अंदर, मतलब पहले जब 2 पार्टिकल थे, फिर जब 4 पार्टिकल थे, उनमें एनर्जी का रिलेशन किस हिसाब से स्टैब्लिश हो सकता है, ये हमसे पूछा है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जो कि सबसे लास्ट में मैंने करवाया। अब ये क्वेश्चन हमारे एंड हुए, आज का हमारा 15 क्वेश्चन जो हमें कराने थे वो भी हो गए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चंस कराने बहुत ज्यादा जरूरी थे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसको शेयर करना ना भूलें।